तो वहां पर आप ऑडिटर बन सकते हैं। वहां का केएमपी है डायरेक्टर, तो आप वहां के एम्प्लॉय नहीं बन सकते। देखिए, अगर मेरा कोई रिलेटिव वहां पे है तो मैं उसका ऑडिटर नहीं बन सकता, अब वो चाहे केएमपी में है, एम्प्लॉय में है। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, आप देखिए ध्यान से। दूसरा, पर्सन, कोई रिश्तेदार वहां पे केएमपी है तो मैं भी नहीं बन सकता। ओके, तो अगर मेरा कोई रिश्तेदार वहां पे केएमपी है, डायरेक्टर है, तो मैं उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। पार्टनर, ये यहाँ पे पार्टनर वहां पे, समझो आप इस चीज को, एक मिनट। मेरा रिलेटिव केएमपी है, ठीक है, ऑडिटर नहीं बन सकता। पहला पॉइंट तो ये। हाँ जी, ओके। मेरा कोई पार्टनर है, वो इस कंपनी में एम्प्लॉय है, तो भी मैं ऑडिटर नहीं बन सकता, ऐसा बोला गया है। प्रेरणा कह रहे हैं सर ट्रिब्यूनल वाला समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने क्लास नहीं ली थी। ट्रिब्यूनल कौन सा वाला है? रिमूवल में ट्रिब्यूनल बोल रहे हो क्या? रिमूवल में सर ये रिमूवल वाली एक बार डिफॉल्ट बताना यही वापस। ना? ठीक है, देखिए एक कंपनी है, उस कंपनी का जो ऑडिटर है उसने कोई फ्रॉड किया है, उसने कोई फ्रॉड किया है। मैं इस कंपनी का एक शेयर होल्डर हूँ, ध्यान से सुनना, मैं इस कंपनी का एक शेयर होल्डर हूँ। मुझे ये बात पता चल गई। जब मुझे ये बात पता चल गई तो मैं कंपनी के पास गया और मैंने जाके कहा कि भैया आपके ऑडिटर ने फ्रॉड किया है, ऑडिटर ने फ्रॉड किया है, तो आप भी इसमें शामिल हो, तो आप इस ऑडिटर को चेंज करो। कंपनी वाले कहते हैं कि भैया तुम कौन होते हो, तुम्हारे पास थोड़े से शेयर हैं, में ज्ञान मत बांटो, जाओ यहाँ से। समझे? उन्होंने अपने को भगा दिया। हमने कहा अच्छा। हम पहुंच गए कहाँ पे? एनसीएल, और हमने एनसीएलटी में एक एप्लीकेशन फाइल कर दी कि सर ये देखो मेरे पास प्रूफ है, इस ऑडिटर ने ये गड़बड़ की है, फिर भी कंपनी इसको चेंज नहीं कर रही है। एनसीएलटी उस चीज को देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, और उसे जब ये यकीन हो जाएगा कि हाँ सच में ऑडिटर ने फ्रॉड किया है या कर रहा है, ठीक है, तो वो एक ऑर्डर पास कर देंगे कंपनी के ऊपर कि भैया आप अपना ऑडिटर चेंज करो। कंपनी को क्या बोलेंगे? आप अपना ऑडिटर चेंज करें। समझ गए? अब ये काम कर सकता है, सुओ मोटो का मतलब होता है अपने आप। अगर ट्रिब्यूनल को हमने एप्लीकेशन नहीं भी दी और उसको खुद को लगता है कि किसी कंपनी में कोई ऑडिटर फ्रॉड के रूप में काम कर रहा है या फ्रॉड कर रहा है, तो वो उस कंपनी को आदेश दे सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं कि अपना ऑडिटर चेंज करें। और बोलिए। हेलो।
क्वेश्चन आपने पूछे, कितना आपने पढ़ा? हेलो। आज वो कह रहे हैं सर, एज ए समरी कह सकते हैं कि आपका पार्टनर एंड रिलेटिव उस कंपनी में, तो हाँ बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। हेलो। चलिए, और क्या तक पढ़ लिया था अपन ने? ये पढ़ लिया था, अगर आप ऑडिटर को कोई फ्रॉड मिल नहीं चाहते कि वो fraud मिले। अगर ऑडिटर को कोई फ्रॉड मिला हो, प्रेरणा कह रहे हैं सर ऑडिटर ने फ्रॉड पकड़ लिया, है ना, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं कि अच्छा एक काम करो, इस सीए को ही निकाल दो यहाँ से, राइट? तो कैसे निकाले? तो इसके लिए हमने बोला था कि अगर इस तरीके से आपको ऑडिटर को हटाना है तो जाहिर एक्सपायरी हटाना पड़ेगा, और एक्सपायरी हटाना पड़ेगा ना, वरना यस और नो, क्या ऑडिटर को रिपोर्ट बनाने से पहले ही हटाना पड़ेगा आपको, वरना तो वो यस, और बिफोर एक्सपायरी हटाएंगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसे हटा सकते हैं, पर उसे क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डर से उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी 3 महीने के अंदर अंदर, शेयर होल्डर से उसको अप्रूव करवाना पड़ेगा 3 महीने के अंदर अंदर। बोलिए, और बोलिए। की वॉइस थोड़ी धीरे आ रही है। रिमूवल फॉल्ट, रिमूवल की डिफॉल्ट, कौन सी डिफॉल्ट बताएंगे? ये वाली, इसमें डिफॉल्ट बता दो मतलब, अच्छा ये ओके ठीक है, कह रहे हैं ये Yes, sir. वाला कह रहे हैं क्या? देखिए, इन केस ऑफ रेजिग्नेशन ये बोल रहे हैं ना, yes. The auditor who has resigned shall file a statement with company and ROC. जब ऑडिटर खुद रिजाइन करता है, आप नहीं निकाल रहे इस पर उसको, वो खुद रिजाइन कर रहा है, तो वो खुद रिजाइन कर रहा है तो उसको कंपनी को बताना पड़ेगा, साथ ही साथ आरओसी को भी इन्फॉर्म करेगा, और अगर गवर्नमेंट कंपनी का मामला है तो सी, ठीक है, कितने दिन में, 30 दिन में, जिस दिन वो रेजिग्नेशन देगा उससे, ठीक है। अब मान लो कि ये साहब कहते हैं कि साहब बताया भी नहीं और रेजिग्नेशन भी दे दिया, मतलब रेजिग्नेशन देने के बाद इनको इन्फॉर्म नहीं किया, जो प्रॉपर फॉर्म होता है उसके अंदर, तो इन दैट केस ऑडिटर के ऊपर फाइन लग जाएगा कम से कम 50,000 रुपए, और इक्वल टू रेमुनेशन विच एवर इज लोअर, मतलब मान लीजिए इसका रेमुनेशन था ही 40,000, रेमुनेशन ही कितना 40,000 रुपए, तो बताओ क्या मिनिमम 50,000 लग सकता है इस पे? हम कह रहे हैं मिनिमम 50,000 लगाओ, तो उस पे 50,000 लगा सकते हैं क्या? नहीं, 40,000 लगा सकते हैं, ठीक है। अगर इसका रेमुनेशन 50,000 से ज्यादा है, मान लीजिए 60,000, अगर इसका रेमुनेशन 60,000 तो मिनिमम 50 तो लगेगा ही लगेगा, और अब मैक्सिमम 60 तक और लग सकता है। एरिया नाम से 2 लोगों ने ज्वाइन कर रखा है क्या?
रिया के नाम से 2 लोगों ने ज्वाइन, किसने कर रखा है अभी? अरे हाँ, उसको तो भी करूंगी। समझ गए? ये समझ गए? मतलब रेमुनेशन ऐसे बोल दो, रेमुनेशन 50,000 से ज्यादा है तो मिनिमम 50, और रेमुनेशन 50 से कम ही है तो इक्वल टू रेमुनेशन, ऐसा बोल सकते हैं। क्वालिफिकेशन का 4th पॉइंट का ए बता दो। क्वालिफिकेशन 4th पॉइंट का ए ये बोल रहा है कि आपके पास उस कंपनी की कोई होल्डिंग, कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। जैसे आप एबीसी कंपनी के शेयर ऑडिटर बनने जा रहे हैं, तो अपॉइंटमेंट के टाइम पे आपके रिश्तेदारों के पास उस कंपनी के बॉन्ड डिवेंचर शेयर सिक्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। हालांकि रिश्तेदार के पास 1 लाख तक की सिक्योरिटी हो सकती है। एक लाख मिनिमम है, नहीं नहीं, 1 लाख मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं है। फेस वैल्यू, एक चीज और ध्यान रखना, फेस वैल्यू है, ठीक है, ये फेस वैल्यू है। मार्केट में जो शेयर चलता है, एक शेयर है, ध्यान से सुनो, मार्केट में एक शेयर जैसे 2000, फेस वैल्यू कितनी होती है? कितनी भी हो सकती है ना, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, कितनी भी हो सकती है। तो फेस वैल्यू के रूप में देखना है, 1 लाख से ज्यादा के शेयर रिश्तेदार के पास नहीं होनी चाहिए, खुद के पास। ओके। प्रियंका कह रहे हैं अगर ऑडिटर की डेथ बिफोर हो जाती है तो फिर नेक्स्ट ऑडिटर की कैजुअल वैकेंसी और नेक्स्ट ऑडिटर 15 डेज में कैसे हैंडल कर। नहीं, ऐसा नहीं होता ना, देखो आप जब एजीएम बुलाते हो उससे काफी पहले आप अपने बुक्स फाइनल कर चुके होते हो ऑडिट, ऐसा नहीं है। ऑडिटर का टेन्योर कब तक होता है? ऑडिटर का टेन्योर कब तक होता है? एजीएम तक, राइट। ऑडिटर का टेन्योर कब तक होता है? एजीएम तक। एजीएम तक होता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो एजीएम की डेट तक वो करेगा, वो तो काफी पहले ही ऑडिट कर चुका होता है, वो तो काफी पहले ही ऑडिट कर चुका होता है ना। एजीएम की डेट इस हिसाब से रखी जाती है कि बुक वगैरह फाइनलाइज हो गए हैं, ऑडिट हो गई है, ये सब चीजें होने के बाद ही तो रखी जाती है। ये आपकी बात, एजीएम कोई फिक्स डेट को होती है क्या कि इतनी तारीख को होनी है एजीएम? आपने लॉ पढ़ा है ना, तो लॉ में इस तारीख को ही एजीएम होनी चाहिए? नहीं, आपको पीरियड दे रखा होगा कि फाइनेंशियल ईयर के एंड होने से 3 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर हो जानी चाहिए, या 2 एजीएम के बीच में डिफरेंस दे रखा होगा कि 15 महीने से ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, राइट। हाँ, तो एजीएम बुलाई ही इस हिसाब से जाती है, जब सारे बुक्स अकाउंट फाइनल हो जाते हैं, ऑडिट हो जाती है, सारे काम होने के बाद ही तो एजीएम बुलाई जाती है। ऐसा थोड़ी है पहले एजीएम बुला लेंगे और बाद में चीजें तैयार। समझ गए? तो अगर मान लो आप कह रहे हैं कि सर ऑडिटर की डेथ तैयार नहीं है, तो पहले नया ऑडिटर अपॉइंट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसको बुलाएगा। समझ रहे हैं? रिया कह रहे हैं सर लाइबल वो एजीएम तक होता है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, ऐसा कह भाई, लाइबल होता है
की बातें सुनी जा सकती है, उससे कुछ और चेंज करवाया जा सकता है। अपने को रिपोर्ट में कुछ चेंज करवाना है या और कोई बात है, वो एजीएम होने के बाद उसका टेन्योर खत्म हो जाता है, उसके पास कोई राइट ड्यूटीज ऑब्लिगेशन सब खत्म हो जाती है उसकी। हाँ जी, क्लियर है क्या? है क्या आपके ऊपर? देखो थोड़ा नेटवर्क इश्यू है। ओके, तो सुनिए, अगर आप कंपनी में प्रोहिबिटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आप उसके ऑडिटर नहीं बन सकते। जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप किसी कंपनी में इंटरनल ऑडिटर हैं तो आप उसके एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं बन सकते। अगर आप किसी कंपनी में अकाउंटिंग करते हैं तो आप उसके एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं बन सकते हैं। ठीक है। अगर आप किसी कंपनी की इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को या फाइनेंशियल सिस्टम को डिजाइन, तो भी आप उसके ऑडिटर नहीं बन सकते। अगर आप तो भी आप ऑडिटर नहीं बन सकते। अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइज, आपने इनमें से कोई सर्विस दी, तो भी वो कैजुअल वैकेंसी राइज हो जाएगी, आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। क्लियर है? आपको यहाँ दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे। ओके, सेक्शन 144 आगे आ जाइए। ऑडिटर टू साइन रिपोर्ट अपॉइंट किया गया है, वो जनरल मीटिंग में रखने से पहले ऑडिट रिपोर्ट साइन करेगा। ठीक है। और ऑडिट रिपोर्ट सेक्शन 128 पढ़ा हुआ है आपका, पर आपको याद नहीं। इसमें अकाउंट्स अपने रजिस्टर्ड हेड ऑफिस पे रखेगी और उनको उनको ओपन फॉर इंस्पेक्शन रखेगी। वर्किंग अकाउंट्स को या जो रिपोर्ट्स वगैरह है उनको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ऐसा पड़ा हुआ है। कह रहा सर ऑडिटर के पास राइट है कि मुझे एजीएम अटेंड करनी है। ठीक ठीक है। और मुझे एजीएम अटेंड करनी है, पाऊंगा तो मेरा असिस्टेंट जाएगा, वो एजीएम अटेंड करेगा। तो ये 146 में उसको राइट दिया गया है। ओके, अब सुनिए आगे।
इसमें बोला गया है कि 139 से लेके 146, 39 से 146, अभी तक हमने यही पढ़े हैं क्या सेक्शन? कंपनी ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी से लेके ये जो था राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग वाले तक हमने 139 से 146 तक के सेक्शन पढ़े हैं। और कंपनी इसमें डिफॉल्ट कर देती है। डिफॉल्ट करने का मतलब ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करती, या अपॉइंटमेंट गलत कर देती है, या अपॉइंटमेंट का जो इंफॉर्मेशन है वो आरओसी को नहीं देती है, इस तरीके से। अगर कंपनी ने इसका कोई डिफॉल्ट किया, जैसे ऑडिटर को हटाना था, तो क्या वायलेशन कर दिया कंपनी ने? हाँ, तो इस तरीके से कई वायलेशन हो सकते हैं। उन सारे वायलेशंस के लिए क्या कहा है सुनिए। अगर आप लायबल हैं तो आपको 25,000 रुपए का मिनिमम फाइन देना पड़ेगा, और जो कि 5 लाख रुपए तक हो सकता है। 25,000 तो मिनिमम है ही, 5 लाख तक डिपेंड करता है कितना इम्पोर्टेंट रूल आपने तोड़ा है। ठीक है। दूसरा, ऑफिसर इन द डिफॉल्ट, ये तो कंपनी पे लगी है पेनल्टी। अब जो अधिकारी था उस टाइम, जिसकी ड्यूटी थी वो काम करना, उसके ऊपर कम से कम 10,000 रुपए, और जो कि 1 लाख तक हो सकती है। ठीक है। साथ ही का साथ उस अधिकारी को 1 साल तक की जेल भी हो सकती है। अच्छा, कंपनी वाले में तो नहीं था जेल का, कोई अधिकारी के केस में जेल लिखा हुआ है, कंपनी का कोई प्रोविजन नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि सर कंपनी को जेल में कैसे डाल सकते हैं? कंपनी तो इनविजिबल होती है ना, आर्टिफिशियल होती है। यस। किसकी किसकी सजा सुना दी हमने? ध्यान से देखो, किस किसको सजा? ऑफिसर को सुना दी, ऑडिटर का। अगर ऑडिटर ने 139, 143, 144, 145 ये सेक्शन चुने क्यों है? क्योंकि कई सेक्शन ऐसे हैं जिसमें ऑडिटर की ड्यूटी नहीं होती। बताओ, वन केबल नहीं। इन सेक्शंस के अंदर, इन सेक्शन 139, 143, 144, 145 ये ऑडिटर की ड्यूटी है। और अगर उसने उसका वायलेशन किया तो मिनिमम 20,000 और मैक्सिमम 5 लाख तक की पेनल्टी लग जाएगी। ठीक। और ये तो तब गलती भी ऑडिटर से अनजाने में हो जाए, ये भी कब है कि इन चारों सेक्शन का वायलेशन किया ऑडिटर ने, गलती से कर दिया, तो इतना फाइन है। अगर जानते अगर जानते हुए, जानबूझ के, इंटेंशनली दिखाने, या शेयर होल्डर को नीचा दिखाने, या क्रेडिटर, या टैक्स अथॉरिटी, इन सब में से किसी की 1 लाख रुपए मिनिमम और 25 लाख रुपए मैक्सिमम। समझ गए? ये भी किसके लिए? ऑडिटर के। भैया ऑडिटर नॉर्मली कर देता है, गलती हो जाती है, भूल चूक, जानबूझ के करेगा तो फिर ये पेनल्टी है। बोलिए, क्लियर है?
आगे आ जाइए। आगे कैसे कि अगर अपॉइंट नहीं किया गया, इंडिविजुअल सीए की जगह सीए फर्म को अपॉइंट, तो भैया सारे पार्टनर लायबल हो जाएंगे। अगर फर्म इंडिविजुअल सीए को अपॉइंट ना करके फर्म को अपॉइंट किया गया है तो उस फर्म के सारे पार्टनर लायबल हो जाएंगे। एक बार बता दो है तो। किसी को डाउट है तो बोल दो। चलिए अच्छी बात। बाकी लोग जवाब दे दो भैया, किसका इंतजार कर रहे हो? नहीं, आगे सुनिए। टू डायरेक्ट स्पेशल ऑडिट, पावर ऑफ सेंट्रल स्पेशल ऑडिट। आप लोगों को अगर याद हो तो एक कंपनी आई थी, हो गए होंगे कोई, रिंग कंपनी आई थी, नाम सुना था क्या? रिंग बेल ऐसी कंपनी आई थी। अरे सुना है क्या? रिंग बेल नाम की कंपनी थी, 5-7 साल पहले आई थी। आवाज नहीं आ रही है? ऑडियो आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है, स्लो आ रहा है। रुक रुक के आ रहा है, कभी स्लो आ रहा है कभी रुक रुक के आ रहा है। चलो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट। अभी देखो अब आ रहा है क्या प्रॉपर? अच्छा, तो अभी क्रैक हो रही है। चलो देखो एक नेटवर्क इशू है, जितना मैं अपनी तरफ से कर पा, अब एक बार देख लो, सही है तो ठीक है, वरना फिर कंटिन्यू कर लेंगे। यही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। सही है, सुनिए। सही है तो सुनिए बात। एक कंपनी आई थी रिंग बेल नाम से। इस कंपनी ने कहा कि हम सबको 251 में मोबाइल देंगे, है ना, फ्रीडम ऐसा कुछ नाम था उसका, फ्रीडम ऑफर ऐसा कुछ ऑफर था कि हम तो 51 में मोबाइल फोन देंगे। अब 251 में देना तो बहुत मुश्किल काम ना। अब इसने लोगों से पैसे लेना स्टार्ट कर दिया कि आपको रजिस्टर करना है, 251 दे के रजिस्टर कर लो और फिर हम आपको मोबाइल डिलीवर कर देंगे। ठीक है, अब ऐसा कोई केस होता है तो क्या ये पूरी मोबाइल इंडस्ट्री के लिए घातक है? भैया तो ये लोगों के साथ फ्रॉड करेगा, पक्का है इसमें। तो क्या इस तरीके के केस नुकसानदायक हो सकते हैं इंडस्ट्री के लिए? तो जब जब ऐसा होता है और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कोई कंपनी इस तरीके से काम कर रही है कि वो पूरी इंडस्ट्री को बर्बाद कर देगी, समझ गए, तो गवर्नमेंट सोचेगी भाई ऐसा कैसे, इसके पास पैसा वैसा कहाँ से आया, तो वो उसको क्या कहेगी कि आप स्पेशल ऑडिट करवाओ। आप क्या करवाओ? हम आपकी एक स्पेशल ऑडिट करवाना चाहते हैं। क्या? एक सेकंड। हाँ बोल रहे हो?
कोई कुछ बोल रहा था अभी? कोई बोल रहा था क्या कुछ? ओके, तो ओके, तो गवर्नमेंट को क्या लगता है कि ये कंपनी इस तरीके से काम कर रही है कि या तो ये इंडस्ट्री को ही नुकसान पहुंचा देगी या ये कंपनी खुद डेंजर में है। तो गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, ऑर्डर करेगी कि भैया आप अपनी स्पेशल ऑडिट करवाओ, आप अपनी स्पेशल ऑडिट करवाओ। ठीक है, ऑडिट की जो रिपोर्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाएगी। ऑडिट की रिपोर्ट किसको दी जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाएगी। स्पेशल ऑडिटर जो अपॉइंट किया जाएगा उसकी सेम की ड्यूटी होती है, मतलब कहने का मतलब सेम उसी तरीके से ऑडिट होगी, इसमें कुछ फर्क नहीं होगा। एक्सपेंसेस ऑफ ऑडिटर will determined by central government and payable by the company, ये ध्यान रखना। डिटरमाइन कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, कि सीए का रेम्युनरेशन कितना होगा। पेमेंट कौन करेगा? कस्टमर पेमेंट करेगा। बोलो भाई, हाँ ना कुछ तो बोलो, आवाज आ रही है क्या? ओके, चलो आगे, तो दोबारा बोल देता हूँ। क्या है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कोई कंपनी अपना काम इस तरीके से मैनेज कर रही है जिससे उस इंडस्ट्री को नुकसान हो सके या उस कंपनी को डेंजर में जाना पड़े, तो गवर्नमेंट उस कंपनी को स्पेशल ऑडिट करवाने का ऑर्डर दे सकती है। इस स्पेशल ऑडिट को करवाने के लिए जो सीए अपॉइंट किया जाएगा वो सेम उसी तरीके से काम जैसे वो कंपनी ऑडिट में करता है। ठीक है, उस सीए का जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगी और पेमेंट जो होगा वो कस्टमर करेगा ऑडिट फीस का। ओके, फिर लास्ट लाइन में पेमेंट, जैसे ये बोल रहा है कि एक बार बताओ कि आपको बोला गया कि आपकी ऑडिट करवानी है, एक सीए है बहुत अच्छा, उससे करवानी है। ठीक है, हाँ जी, हमें नहीं, हमने थोड़ी ऑडिट, किसने करवाई ऑडिट? गवर्नमेंट ने कराई है, जाओ गवर्नमेंट से मांगो। गवर्नमेंट कहती है अच्छा, तो गवर्नमेंट आपसे उस से करेगी जिस तरीके से वो टैक्स वसूल करती है। जिस तरीके से क्या वसूल करती है? टैक्स वसूल करती है। टैक्स वसूल करने में क्या आप ये बोल सकते हैं गवर्नमेंट को हम टैक्स नहीं देंगे? और अगर बोलेंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी? आपके जो बैंक अकाउंट है उनको सीज करके उनसे पैसा वसूल करेगी या उनका ऑप्शन जाता है अगर आप देने से मना करते हैं तो। आगे बात सुनो, चलो आज इतना ही कर लीजिए, एक लास्ट टॉपिक बचा है, ये कल करवा देंगे, आज इतना ही कर लीजिए। तो नेटवर्क इशू थोड़ा ज्यादा है आज, तो आज इतना ही कर लीजिए, बाकी कल करवा देंगे। ओके सर, अगर स्पेशल ऑडिट करवा दी तो फिर उस कंपनी को फिर से ऑडिट कराने की जरूरत नहीं होती ना, वो तो उस साल की बात है, हर साल तो जरूरत है ही ऑडिट।
हाँ उसी ईयर नहीं करवाना। नेक्स्ट क्लास है क्या आपकी कोई? नो सर। ओके।